हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में आते हुए। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आप सभी लोग जानते भी हैं और लगा भी सकते हैं, लेकिन देखिए इसको हल करना आसान भी है और समय भी लग सकता है, तो इसलिए हम लोग आसान तरीके से इसको देखेंगे। इसमें देखिए जो पॉइंट दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें दी गई है, इनको कैसे हल करते हैं। तो पहले इसको देखें। यहाँ पर देखिए ये वाला 1.8, 1.8, 1.8 मतलब तीनों जो अंक दिए गए सेम टू सेम एक ही जैसे। यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं वो सेम टू सेम है, यहाँ दोनों, और ये थोड़ा सा चेंज है, ये वाला एक जैसा है। तो इसको आप लोग क्या करें कि इसको ए मान लीजिए, ये वाला ए हो जाएगा, ये तीनों ए हो गया। अब यहाँ पर इसको अब बी रखें, ये वाला। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए ये भी तो इसको आप ए माने हैं और इस वाले पॉइंट को बी माने हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ए मतलब 2 बार ए है तो आप ए स्क्वायर, और ये देखिए ए और बी मतलब प्लस ए बी होगा और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप तोड़ दीजिए, ए माइनस बी इसका होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटा में है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये पॉइंट कट गया, इससे बचा हमारा ए माइनस बी, और ए माइनस बी ही आपका आंसर होगा, यानी ए है, ये वाला बी है। तो इसको 1.8 माइनस 1.3 माइनस करेंगे 0.5 या 5, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहला तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको देखो, सवाल को थोड़ा सा जल्दी लगाना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा जल्दी इसको लगाते हैं हम लोग। कैसे इसको हल कर सकते हैं फास्ट। तो इसको देखिए, अगर हम लोग बेसिक से भी लगाएंगे तो थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है और वैसे सवाल दिक्कत होगी लगाने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग बॉक्स मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 8,000 रुपया, अब इसमें 5% है तो 5%, यानी मैं लिख सकता हूँ 5/100। अब इसमें आप निकालिए, इसको हल कर लेते हैं। 2 0 से 0 काट दीजिए। अब ये मिल जाएगा आपको 8×5 = 40। सॉरी, ये 5 कम 5, ये 5 दूना के 10। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 0 काट लेते हैं तो 8×5 = 40, तो ये हो जाएगा 400। देखो बच्चों, आज हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन है, जो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको हम लोग देखिए, पहला ये दिया गया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस सवाल को लगाने से पहले देखिए, आप इसमें परसेंटेज दिया है, 5% दिया है और 8,000 रुपया दिया, यानी मूलधन है 8,000 रुपया, दर है 5% और समय दिया है 3 वर्ष। तो हम लोग इसको हल करते हैं। 8,000 रुपया का 5%, 5 बटा आप लिख सकते हैं 100। अब 0 से 0 काट दीजिए, तो जैसे आप इसको हल करेंगे तो 8×5 = 40, यानी 400 रुपया, तो इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज हमको मिल रहा है 400 रुपया। जब 1 वर्ष का ब्याज 400 मिल रहा है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1200 रुपया होगा। और 1200 रुपये होगा तो यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो देखिए मैंने 3 साल का ब्याज, अब 3 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है, तो ऐसे मैंने 3 साल के लिए। अगर 1 साल होता तो 1 बॉक्स बनाएंगे, 2 साल का होगा तो 2 बॉक्स, और 3 साल का होगा तो 3 बॉक्स, इस तरह से बना लेते हैं। तो पहले साल का जो है ब्याज कितना है, 400 है, तो दूसरे साल का भी ब्याज तो 400 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज सब में समान होता है। तो पहले वर्ष का ब्याज देखिए यहाँ पर 400। अब देखिए इस पर क्या होगा कि इस पर 5% मिलेगा, तो 5%, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5/100। तो कटाएंगे तो इसको मिल सकता है आपको, यानी कि 1/20। तो डायरेक्टली आप इसका 1/20 निकाल दीजिए। तो ये 0 से 0 काट दीजिए और 2 दूना के 4, यानी 20 होगा। अब इस पर देखिए कि अगर ये 20 रुपया मिल रहा है तो इसका दोगुना कितना होगा, 40। और मैंने डायरेक्ट लिख दिया 40। कैसे वो 40 हुआ कि इस पर भी इसका 5% और इसका 5%, दोनों का 5%, तभी मिलाकर ये 40 हुआ। अब देखिए फिर इस पर भी 5% मिलेगा, तो ये 5%, यानी मैंने कहा कि 1/20 लिख लीजिए। तो देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूँ।
इस पर भी मिला है और इस वाले पर भी 5% मिला है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है। जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा आपका अंतर, तो 20 और 40, 60 और 60 और 61, यानी 61 रुपया इसका अंतर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया गया एवरेज का सवाल है। 8 संख्याओं के एक सेट का माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक हटा दिया जाता है, यानी कि एक संख्या हटा दी जाती है, यहाँ पर एक संख्या हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान ज्ञात करें। तो हटाई गई जो संख्या वो कौन सी संख्या होगी। तो आसान सा है क्वेश्चन, सभी लोगों को आ भी रहा है। देखिए तो 8 संख्याओं का जो है माध्य कितना है, तो 8 संख्याओं का माध्य 8 में हम 63 का गुणा कर लेंगे तो ये होगा 8 3 के 24, 2 8 6 48 और 2 50, यानी 504 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से एक संख्या यानी कि 8 संख्याओं का जो माध्य था या 8 संख्याओं का एवरेज कितना था, तो 63 था, तो इनका योग कितना हो गया 504। इसमें से एक संख्या हटा देंगे तो जैसे ही आप 8 में से एक निकालेंगे तो 7 बचेगा, और जैसे ही एक निकलती है संख्या तो इसका माध्य कितना हो जाता है 58 हो जाता है, 58। अब 7 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं हम लोग। 7 8 56 और ये 7 5 35 और 35 और 5 40। अब देखिए तो यहाँ पर एक संख्या मतलब जो संख्या हटाई गई है, तो एक संख्या बच रही है, मतलब इसको माइनस करेंगे तो एक संख्या बच रही है, वही हटाई गई संख्या है, हटाई गई संख्या। अब देखिए तो इसमें से क्या करेंगे हम 504 में से इसको माइनस कर लेंगे, तो हाँ से लेंगे तो 14, 14 में से 6 जा ये 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यानी कि जो हटाई गई जो संख्या है वो कौन सी होगी संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अनुपात है 3:4, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाए और संख्या का योग भी 27 हो जाए। यानी कि इसमें देखिए क्या जोड़ें कि मतलब वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है और जोड़ने पर अनुपात 4:5 होना चाहिए, यानी जोड़ने के बाद यह और संख्याओं का योग भी 27 हो जाना चाहिए। यानी ये वाला देखिए हमको यहीं से निकल सकता है इस सवाल का आंसर 4:5, यानी यहाँ पर अगर जोड़ रहे हैं हम लोग तो 27 के बराबर आ रहा है इन संख्याओं का योग। तो मैंने देखा कि ये 4 और 5 है तो ये 9 यूनिट हो रहा है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर कितना है 27, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9 27, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 27। अगर आपको संख्या निकालनी है तो संख्या निकाला, देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है तो वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको 3 × 3 करेंगे तो ये आएगा 9 और 4 × अगर 3 करते हैं तो ये आएगा 12। अब आप देखिएगा 1 यूनिट भी यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 यूनिट की कीमत कितनी थी 9, अरे सॉरी 3 था, तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ लेता हूँ, 3 जोड़ूंगा तो 12 आएगा और इसमें 3 जोड़ूंगा तो 15 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा और ये वाला यानी 5 2 7 और 1 1 2, यानी कि 27 आ जा रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3rd सही है, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 है। यदि ए किसी वस्तु को 5% लाभ पर बी को बेचता है, बी उसी वस्तु को 20% लाभ पर सी को बेचता है तथा सी 25% लाभ पर डी को बेचता है। यदि डी ने कुल उस वस्तु को डी ने कुल भुगतान 2520 रुपये करता है तो ए ने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया था, तो ए ने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपये में उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ए के द्वारा जा। तो देखिएगा हम लोग इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं। और यहाँ पर पहले आप लोग देखिए, अगर ए कितने लोग हैं 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखते हैं कि ए है जो उस वस्तु को 5%, तो 5% की मीनिंग होती है क्या भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/, मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये 5/100 लिखेंगे तो कटाएंगे तो आएगा 1/20, यानी 1/20, 5% की मीनिंग होगी 1/20, तो यानी कि वो लाभ लेता है 20 वाली वस्तु कितने बेचा 21 में बेच रहा है, ठीक ओके। अब अगला देखिए बी जो है 20%, तो 20% की मीनिंग क्या होगी, तो 1/5 होगी, तो यानी 5 वाली वस्तु उसने कितने बेच दी 6 रुपये में बेच दी। सी 25% लाभ लेता है, तो 25% की मीनिंग कितने हो गए 25 चौके 100, यानी कि 4 वाली वस्तु उसने 5 में बेच दिया। और अंत में डी जो है उसका भुगतान करता है 2520 रुपया,
2520 रुपये भुगतान करता है। तो देखिए एक छोटी सी बात है, बस आप ध्यान रखेंगे तो सवाल जल्दी से लग सकता है। यहाँ ये 5 यूनिट का मान है, 5 इसमें भाग देंगे और जितना है उसमें 4 से गुणा करते हैं। फिर उसके बाद 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 से गुणा करेंगे, फिर 21 से भाग देंगे और इसमें से 20 से गुणा कर लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ 5 यूनिट जो दिख रहा है आपको, ऐसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो 5 यूनिट बराबर है 2520, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा भाई, 2520 बटा में आप 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने पर 4 यूनिट का मान निकालना हो तो आपको इसमें 4 से गुणा करना होगा। तो यहाँ देखें, तो सॉरी अब कटाई लो ना हो तो जैसे कटाएंगे तो ये मिलेगा आपको 50-25 और 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये मिल जाएगा आपको 504। तो आप देखिए 504 1 यूनिट का आ रहा है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, 504 में गुणा करना पड़ेगा। तो 504 में 4 का गुणा करेंगे, फिर 6 से इसमें भाग देंगे, फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे 21 से भाग देंगे और फाइनली हमें ए पूछा था तो ए का क्या करेंगे 20 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको कटा भी सकते हैं, देखिए तो कटाएंगे किस तरह से इसको, तो 21 से कटा लेते हैं, 21 दूना के 42, 21 दूना के 42 कट जाएगा, 21 दूना के 42 और यहाँ 8 बच रहा है तो 21 चौके 84 हो जाएगा, ये कट गया। अब बचेगा 6 कम 6, 6 चौके 24। अब ये देखिए 20 गुणते 5 चौके 20 और गुणते ये 4, 2 दूना के 4 यानी 400 गुणते 4 यानी कितना आ गया 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। देखिए मैंने कहा कि इसको नेक्स्ट यानी कि रेशियो से भी लगा सकते हैं इस सवाल को, तो चलिए रेशियो से मैं बताता हूँ इसको। रेशियो से इसको बहुत फास्ट लगाया जा सकता है। तो देखिए, तो आपके पास था ए है ना, ए 5% है, तो 5% की मीनिंग क्या होती है भाई, मैंने बता दिया आप लोगों को। 5% को लिखते हो कितना, 1/5 दूना 10 यानी 1/20, 1/20 यानी कि ए वाला जो है, ए है 20 रुपये वाली वस्तु कितने में बेच दी भाई, उसको 21 में। उसके बाद बी को बेचा था इसने, बी को, और बी ने फाइनल कितना लिया रहा 20%, तो बी का 20% अगर निकालेंगे तो ये आएगा 20/25 यानी कि 1/5, यानी 5 वाली वस्तु उसने 6 में बेच दिया। और बी ने लाभ लेकर सी को बेचा था और सी ने लाभ लेकर कितना लाभ लेता है, तो सी वाला जो 25% ले रहा है, तो सी वाला 25%, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, तो अब 25 चौके 100 यानी 1/4, यानी 4 वाली वस्तु कितने में बेच दिया, उसको 5 में बेच दिया। किसको बेचा, तो डी को बेचा, और डी ने भुगतान कितना किया भाई 2520 रुपये का। देखिए जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, ऐसे इसमें 5 से 5 कट रहा है, 2 से कटाइए तो इसको 2 3 जा कर लीजिए, 2 2 जा 4, यानी कि 20 में 2 का गुणा करेंगे 40 और 21 में 3 का गुणा करेंगे 63, यानी कि यहाँ पर 63 यूनिट की वैल्यू है 2520। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2520 बटा में 63। अब इसको कटा लीजिए, 21 3 63, तो छोटा कर लेते हैं, 3 से कटा लेते हैं, तो यह आएगा 3 बटे 24 और 1 बच रहा है 3 चौके 12, ये 40 हो गया। फिर ये 3 से कटाएं, 3 दूना 6 21, अब 21 से कटा लीजिए, 21 चौके 84 यानी 40 आ रहा है। 1 यूनिट की कीमत 40, तो 40 की क्या हो जाएगी भाई, तो 40 की हो जाएगी 1600, यानी यही ए ने इतने रुपए में यानी 1600 रुपये में ए खरीदा था, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है इसका। ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की उम्र क्या होगी। तो ये है आपका एवरेज का सवाल। तो ये मात्र छोटा सा सवाल है, मात्र 2 से 3-4 सेकंड में आप सवाल को लगा सकते हैं। चलो देखो इसको, देखिए 4 भाइयों का औसत उम्र है, तो 4 का योग कितना होगा भाई, ध्यान से देखिए। 4 भाइयों का औसत उम्र 12 है, तो 4 गुणते 12, 12 चौक 48, यानी कि 4 लोगों का योग कितना मिला भाई, 4 लोगों का योग कितना आ गया, तो 48 आ गया। और जैसे ही माँ की उम्र भी शामिल कर ले, माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि पहले 4 लोग थे, 1 लोग और आ गए तो कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। और 5 लोग जैसे हुए तो जैसे ही माँ आ रही है तो औसत उम्र कितना बढ़ रही है, औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ रही है। तो 5 क्या करेंगे हम, 12, पहले था 12, अब 5 जोड़े तो 17, तो 17 पचे 85। अब देखिए कितना बड़ा हुआ भाई, 48 से 85 हुआ, तो 15 में 60 घटाइए 7, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 4 घटाइए 3, तो यानी कि माँ की जो उम्र है, माँ की उम्र जो है कितने वर्ष होगी, 37 वर्ष होगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 134 की पावर 94, 234 की पावर 95 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक दो तरीके से सवाल में पूछ सकता है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 0, 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6। अगर ये चारों अंक अगर संख्या के आखिरी में आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 5, या तो 6। यानी कि संख्या का आखिरी अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो आपका आंसर वही होगा। तो अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो आपको हल करना पड़ेगा। अब दूसरी बात ध्यान से देखें, जब भी आप बेस टू पावर में दिखे, यानी कि देखिए इसका बेस से ये पावर है, तो जब आपको ऐसा सवाल दिखता है तो उसमें पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 से इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं। तो 4 से हम लोग पहले देखिए 94 में 4 से भाग देंगे, और जैसे ही 94 में 4 से 4 दूना के 8, तो बचेगा आपका कितना 1, और ये 4 3 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो आप 4 की पावर 2 लिखेंगे। 4 की पावर 2 यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 95 है। अब 95 में आप 4 का भाग देंगे, 4 दूना को 8, 1 आएगा, ये 5, 4 3 12, और रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 4 की पावर 3 बनाएंगे आप, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 4 गुणते 4 प्लस 4 गुणते 4, 3 बार लिखेंगे इसको। तो ये आएगा 16 प्लस 4 से 16 चौके 64। अब जोड़ दीजिए 6 4 10, तो यानी कि 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है ना, 6 के साथ यानी 80 भी आप लिख सकते हैं। तो आखिरी अंक क्या आ रहा है, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए इसको समझा, लेकिन आप इसको 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक इसको हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी होगी। जैसे ये 2 की पावर है 50, ये 3 की पावर 40 दिया गया, ये 4 की पावर 30 है, 5 की पावर मतलब 20 दिया गया। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या ज्ञात कैसे करेंगे भाई। देखिए किसी की पावर 250 दी गई है, तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको गुणा करके तो लगाया नहीं जा सकता। इसको क्या करते हैं ना कि इसकी अगर पावर जो दिख रही है, अगर पावर को सेम कर लें और इनको और बेस वाले को थोड़ा सा देख ले, तो हमारा सवाल आंसर मतलब आ सकता है। देखिएगा जैसे मैंने लिखा क्या, 2 की पावर ये दिया गया 50, तो मैं इसको 5 गुणते 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए अगली बार क्या है ना कि मैं 3 है, 3 की पावर अगर 40 दिख रहा है, तो 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणते 10, लिख सकते हैं आप ऐसे। अगली बार इसको अगर ये 4 है, 4 की पावर मतलब 30 है, तो इसको मैं 3 की पावर मतलब 3 × 10 लिख सकता हूँ। अगली बार ये देखिए 5 है, तो 5 पर 20 दिख रहा है, तो 2 की पावर आप 10 लिख सकते हैं। देखिए इसमें सब में ये कॉमन हो गया। अब ये आ रहा है आपका 2 की पावर 5, या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसका। अगला देखिए तो ये आएगा 3 की पावर 4, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आएगा 4 की पावर 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और 2 की पावर 5 की पावर 2 और 10। अब इसको हल करेंगे, 2 2 चलिए 32 की पावर कितना आ जाएगा, 10। अब इसको लिखेंगे 3 3 29 27, 27 3 81 की पावर 10। अब ये आएगा 4 3 4 चौके 16, 16 चौके 64 की पावर 10, और ये 25 की पावर 10। अब देखिए पावर तो इनकी बराबर हो गई है। अब इसमें जो बड़ा अंक होगा उसका वही बड़ा होगा। तो बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है, तो 32 81 64 25, यानी बड़ा अंक दिख रहा है कौन सा, 81। और 81 के सामने वाला नंबर कौन सा है, तो दूसरा इसमें कौन सा है, 3 की पावर 40। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। तो यानी बी कितने दिन पूर्व काम छोड़े कि काम 8 दिन में पूरा हो जाए। अब देखिए ये दिया गया ए और बी जो है काम को अलग अलग कितने दिन में, 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको हम लोग ए और बी की कार्य क्षमता निकालते हैं। ए है या बी, ए जो काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो ए और बी 10 दिन 15 दिन में करते हैं, तो ए 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 ले लेते हैं। 10 3 30, 15 30, 30 एलसीएम होगा इसका। तो ये हो जाएगा 10 3 30, 15 दूना के 30। यानी इस ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है।
अब सवाल में दिया कि यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। भाई बी तो छोड़ रहा है लेकिन ए 8 दिन तक करेगा, क्योंकि 8 दिन में ही समाप्त मैंने बनना है दीवार को, तो ए वाला तो 8 दिन में करेगा ही करेगा। लेकिन अब ये जो है कि बी वाला जो है वो कितने दिन पूर्व छोड़ेगा। भाई 8 दिन में है, तो 8 दिन में बनाना है तो हमने मान लिया कि x दिन पहले वो काम को छोड़ देता है, यानी 8 - x लिख देते हैं इसको। अब चलिए दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी ए वाला और बी वाला दोनों मिलकर काम करते हैं। 8 3 के 24 यूनिट तो ये कर दिया, प्लस ये हो जाएगा 2 और 8 - x बराबर टोटल काम कितना था भाई 30 था, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 माइनस 2x बराबर 30। इसको जोड़ लीजिए तो 6 4 10 और 3 1 4, तो 40 हो जाएगा। -2x बराबर 30, ये -2x बराबर 30, ये प्लस इधर आएगा तो -40, तो x बराबर -2x बराबर ये आएगा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 10/2। तो कितना दिन में कर लेगा भाई बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो 5 दिन में समाप्त, यानी 5 दिन पहले वो काम को छोड़ सकता है। ठीक है, तो दीवार कितने 8 दिन में बनकर तैयार हो सकती है। सबको समझ में आ चुका होगा। देखिए एक बार और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 30 होगा, तो 10 × 30 ये 3 यूनिट, ये 15 दूना के 30 2 यूनिट। अब ए जो है 8 दिन तक करेगा और 8 दिन से पहले बी वाला छोड़ दे रहा है, तो 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल हमारे पास वर्क कितना था तो 30 था, तो जिसमें से 24 यूनिट ये कर दिया और कुछ काम ये कर दे रहा है, तो 24 और इसको दोनों को जोड़ेंगे 30 यूनिट के बराबर होगा, तो इसको हमने हल कर दिया तो कितना आ गया, तो यानी कि 5 दिन पहले बी क्या करेगा काम को छोड़ेगा, तो वो पूरी दीवार कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगी 8 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ चुका होगा ये वाला। चलिए देखिए ये है क्वेश्चन नंबर अब आपका 10। अब देखिए ए बी सी में 1290 रुपये इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 से 3/4 गुना है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो सभी लोगों को आ भी रहा है, ये सवाल लगा भी सकते हैं आप लोग। हो गया, चलो देखो अब इसमें देखिएगा कि अगर हम लोगों के पास 3 लोगों को बांटना है, तो सबसे पहले अगर ये जो दिया गया 1290 3 लोगों को बांटना है, तो इनको जो अनुपात में बदल लीजिए। सबसे पहले अनुपात बनाते हैं इनका, ए का हिस्सा बी के हिस्से का, देखिए ए का हिस्सा बी के हिस्से का कितना गुना है भाई 3/2 गुना है, तो ए होगा ये बटा में बी आएगा बराबर मिलेगा 3/2, यानी कि इसका रेशियो आ गया ए और बी का 3 संबंध है 2, ये वाला हो गया। अगला देखिएगा कि बी का हिस्सा सी के का, तो बी का हिस्सा सी का कितना है, तो 4 एकम 4 4 3 7 7/4, तो इसका भी अनुपात बनाएंगे तो 7/4, यानी मैं लिख सकता हूँ बी संबंध है सी का, यानी कि 7 संबंध है 4। तो आपको 3 लोगों में बांटना है, तो सबको पता है ए संबंध है बी बराबर यहाँ दिया गया 3/2, 3 संबंध है 2, और बी संबंध है सी का मान दिया गया 7 संबंध है 4। चलिए निकालते हैं, ए संबंध है बी संबंध है सी, तो 7 3 के 21, इसमें इसका गुणा होता है, फिर 7 दूना के 14 और फिर 4 दूना के 8, तो सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 10 20 30 हो जाएगा, और 30 5 35 35 35 8 5 13, यानी कि 43 यूनिट हो रहा है। 43 यूनिट की वैल्यू कितना दी गई है भाई 1290, और 1290 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1290 बटा में 43, तो 3 3 9, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 होगा। तो 1 यूनिट की कीमत है 30। तो बताइए आपको पूछा गया है आपसे ए का कितना होगा हिस्सा, तो ए का ये है या बी का है या सी का है। ए का 21 यूनिट है, तो 21 से गुणा कर दीजिए, 21 × 63, यानी ए का हिस्सा होगा 630 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। चलिए थैंक्स, इसको काट दी।